हमने आज़ादी को यूं ही नहीं पाया, इस आज़ादी के लिए कईयों ने अपना तन मन धन न्यौछावर किया है, तब जाकर इस आज़ादी का जश्न आज हम मनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं गजौ। आज़ादी की लड़ाई के किस्से हम दशकों से सुनते आए हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर असम तक, देश के हर वीर की कहानी हम सबको पता है। लेकिन उत्तर पूर्व के बाकी राज्यों के क्रांतिकारियों के किस्सों को हम क्यों नहीं जानते? क्यों मैं खुद यहाँ का होकर भी इन वीरों को नहीं जान पाया? इसके एक बड़ा कारण है इस क्षेत्र का शिक्षा में पीछे होना। हालांकि अभी बहुत हद तक हम आगे बढ़े हैं, पर बहुत समय तक हम पीछे थे और इसी कारण इन क्रांतिकारियों के नाम हमसे और दुनिया से महरूम रहे। लेकिन यहाँ शिक्षा बढ़ने के साथ साथ इतिहास के इतने पन्ने खुले कि उन पन्नों से कई ऐसे नाम सामने आए जो कहीं शायद इतिहास में दब जाते, खो जाते। और क्योंकि उस समय के इतिहासकारों ने यहाँ घटे उन दिनों की घटनाओं को अपने कामों में रूप नहीं दिया, इसलिए आज तक कई घटनाएं हमारे लिए सवाल है, एक अनसुलझी पहेली की तरह है। आज की इस एपिसोड में हम आज़ादी के जश्न के इन दिनों अरुणाचल प्रदेश के कुछ ऐसे क्रांतिकारियों को याद करेंगे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियां दी। हम बात करेंगे मोजे रिबा की, और उनके साथ हम आज़ादी के इस जंग में शामिल कई और बलिदानकारियों की भी बात करेंगे। सन 1826 की ट्रीटी ऑफ यंडाबू के बाद असम को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया और इसी का असर था कि असम के मैदानी इलाकों से सटे पहाड़ों में बसे इन आदिवासियों की जिंदगी में भी कई तरह के बदलाव आने लगे। ये बदलाव लेकिन सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय की जनजातियों को भी असर कर गया। त्रिपुरा हमेशा से एक आज़ाद राज्य रहा। 15 अक्टूबर 1949 में त्रिपुरा ने आज़ाद भारत का हिस्सा बनने का निर्णय लिया। यहाँ अरुणाचल प्रदेश का नाम तब अरुणाचल नहीं था। 1914 में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट और 1951 में इसका नाम बदलकर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी रखा गया। 20 जनवरी 1972 में इसका नाम अरुणाचल प्रदेश पड़ा। इसका राजधानी तब शिलोंग थी और अरुणाचल तब एक यूनियन टेरिटरी था। 1974 में ईटानगर इसकी राजधानी बन गई। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश का राज्य गठन हुआ। अरुणाचल को इस मुकाम तक लाने के लिए कईयों ने अंग्रेजों की लाठियां खाई, कई जेल गए और कई शहीद भी हुए। मैंने अपनी 57वें एपिसोड में एक ऐसे ही सपूत मातमुर जामो की और एंग्लो अबोर वार की कहानी को बताया है, उस एपिसोड को भी जरूर देख लीजिएगा। आज का एपिसोड मोजे रिबा और उनके साथियों के नाम। उन दिनों अंग्रेजों ने भारत में अपना जड़ मजबूत कर लिया था। पूरे भारत को हिंदू मुस्लिम में बांटकर वे अपना डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को आजमा चुके थे। पर क्योंकि यहाँ अरुणाचल प्रदेश में धर्मों में बंटने का सवाल ही नहीं था, कि क्योंकि हमारे पास कोई धर्म ही नहीं था, तो अंग्रेजों ने एक और तरकीब निकाली। उन्होंने देखा कि एक जनजात बाकी के तुलना में उनके खिलाफ खड़े होने की क्षमता रखती है, तो उन्होंने इस जनजात को ही बांट दिया। इस जनजात ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जंग को 1848, 1859, 1894 और आखिर में 1911-12 में अंजाम दिया, जहां वे पूरी तरह हार गए। अंग्रेजों ने इस जनजात का नाम रखा था आबोर। मेरे रिसर्च के अनुसार इस नाम के दो कारण हो सकते हैं। या तो ये अंग्रेजी शब्द एबोरेंस से आया है, जिसका अर्थ है घृणा, हैट्रेड या डिसलाइक, या फिर असामिया शब्द बोरी से आया है, जिसका अर्थ है सबमिसिव, सब्जुगेटेड या अधीन। और क्योंकि ये जनजात कभी नहीं झुके, कभी किसी के अंदर नहीं था, तो इसका नाम पड़ा अभोरी, जिसका अर्थ है स्वाधीन, स्वतंत्र और कभी नहीं झुकने वाला। बाद में 1950 के दशक में इस शब्द को बदलकर इस जनजात ने अपना नाम आदि रख लिया और इस जनजात के कई उपजनजातियां भी हैं, जैसे बोरी, बोकार, मिन्योंग, पासी, पादाम, सीमो, खारको, पांगी, मिलांग इत्यादि। गालो जनजात भी आदि जनजात का ही एक हिस्सा था, पर इन्होंने अब गालो जनजात को आदि से अलग कर लिया है। इनकी अब अपनी अलग पहचान है। लेकिन अंग्रेजों का जब तक यहाँ इनके साथ संबंध थे, तब तक इनका नाम आबोर था और उसी कारण मिन्योंग आबोर, गालोंग आबोर, दोबा आबोर, पासी आबोर, पादाम आबोर इत्यादि के नाम से ये जाने जाते थे। तो अगर हम हिस्ट्रिकल फैक्ट्स और इवेंट्स के रेस्पेक्ट में आबोर टर्म का इस्तेमाल करते हैं इनके लिए, तो ये डेरिगेटरी कंसिडर्ड नहीं की जानी चाहिए। अंग्रेज ने देखा कि एक साथ ये जनजात बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि इनके पास सिर्फ हिम्मत और ताकत ही नहीं बल्कि सूझ और समझ भी है।
अंग्रेज ने अपना चाल चल दिया। आबोर के इस क्षेत्र को एडमिनिस्ट्रेटेड और अनएडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज में बांट दिया, डिवाइड कर दिया। इसका कोई बेसिक रीजन भी नहीं था। अंग्रेजों का आबोर जनजात के जो लोग प्लेन एरिया में रहते थे उन्हें वश में करना, उन्हें कन्विंस करना ज़्यादा आसान था। वे उन्हें डेवलपमेंट के लालच देते, उन्हें बाकी की तुलना में उनका ज़्यादा ख्याल रखने का वादा करते और इसी रीचेबल क्षेत्र को उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया का नाम दिया। बाकी जो पहाड़ों में रहते थे और जिनसे उन्हें खतरा महसूस होता था उस क्षेत्र को अनएडमिनिस्ट्रेटेड एरिया घोषित कर दिया। अब एक ही मूल के दो गुटों को बड़ी चालाकी से इन्होंने बांट दिया। पासीघाट और इसके आसपास के इलाके एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया में आते थे और ज्यादातर गालोंग आबोर के क्षेत्र अनएडमिनिस्ट्रेटेड एरिया में। दरअसल गालोंग आबोर से अंग्रेजों को बहुत पहले से ही खतरे का आभास था। जैसे कि मैंने पहले बताया, 1826 में ट्रीटी ऑफ यंडाबू साइन होने के बाद असम ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हो गया। असम के राजा अंग्रेजों के आने से पहले खास करके गालोंग आबोर को असम के मिसिंग जनजात और गोल्ड वॉशर्स पर लगान का हक दिया करते थे, पर अंग्रेजों ने इस पर रोक लगा दी। हालांकि बाद में पोसा सिस्टम जैसे प्रैक्टिसेस को फिर से जारी कर दिया गया। अपने हक को वापस पाने के लिए 1848 में गालोंग आबोर ने अंग्रेजों से युद्ध किया। हालांकि वे पूरी तरह हार गए थे। इसी से अंग्रेजों ने इस जनजात को आक्रामक तेवर का भाप लिया था। ये जनजात इतने साहसी थे कि उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के 10 गोल्ड वॉशर्स को अपने अरुणाचल प्रदेश के जो अभी लपारादा जिले के दारे गांव में एक बंधक बनाकर रखा। यही युद्ध का कारण भी बना और इसलिए अंग्रेज गालोंग आबोर खास करके पहाड़ों में रहने वालों से दूरी बनाकर रखते थे। इसी बात को अंजाम देने के लिए और एक ही मूल के दो गुटों को बांटने के लिए एडमिनिस्ट्रेटेड और अनएडमिनिस्ट्रेटेड एरिया के कंसेप्ट को लाया गया। लेकिन उनकी यही चाल उनके लिए सरदर्द का कारण बन गया। इसी अनएडमिनिस्ट्रेटेड एरिया के गांव तब के दारिंग और अब के दारे गांव में दो देशभक्तों ने जन्म लिया, मोजेरिबा मोजेरिबा। ये दोनों एक ही जनजात के, एक ही टाइटल के और ऑलमोस्ट एक ही नाम के थे। इसीलिए इनके कामों में भी कई कन्फ्यूजन्स हैं। मोजेरिबा का जन्म 1890 के दशक में दारे गांव में हुआ था और मोजेरिबा का जन्म 1911-12 के आसपास उसी गांव में हुआ। और मोजेरिबा रिश्ते में मोजेरिबा के चाचा थे। मोजेरिबा की कोई फॉर्मल स्कूलिंग नहीं हुई थी, लेकिन वे बहुत ही उत्साही, एक एंथुसियास्टिक व्यक्ति थे। अपने यूथफुल एज में उन्होंने बहुत सारी ट्रेडिंग एक्सपीडिशंस किए, जिसके चलते वे असम के डिब्रूगढ़, सिसिबोरगांव, शिवसागर, धेमाजी अक्सर आया जाया करते थे और वहीं से उन्हें असमीज भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान मिला और बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी मिली। मोजेरिबा उम्र में मोजे से कम थे और जैसे कि मैंने पहले बताया, रिश्ते में मोजे के भतीजे थे। मोजी ने 12 साल की उम्र में सदिया के एक मिशनरी स्कूल में दाखिला लिया और 1923 से लेकर 1927 तक यहाँ पढ़ाई की। फिर 1929 में जोरहाट असम के एक मिशनरी स्कूल में उन्होंने 7वीं कक्षा तक पढ़ाई की। 1932 में अपने पिता के मृत्यु के बाद उनके ऊपर अपने घर की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधे पर आ गई और उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस दारे गांव आना पड़ा। अपनी स्कूली पढ़ाई के दौरान मोजेरिबा ने देश के स्वतंत्र संग्राम के बारे पढ़ा था। उन्होंने महात्मा गांधी, असम के मनीराम देवन और प्यारे पुखन की कुर्बानियों के किस्से भी सुने थे और उनसे वे बहुत ज़्यादा प्रेरित भी थे। गांव लौटने पर जब उन्हें अपने लोगों के और अंग्रेजों का बर्ताव का पता चला तो वे क्रांति की आग में कूद गए। उनके इरादों को मजबूत करने में उनके चाचा मोजेरिबा और दारे गांव से ही एक और क्रांतिकारी रिमोरिबा का बहुत बड़ा योगदान है। ये तीनों ही नेतृत्व में एक से बढ़कर एक थे। इन तीनों में मोजेरिबा सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे और कहते हैं वे अंग्रेजी में भी बहुत फ्लुएंट थे। क्योंकि चाचा मोजेरिबा ज़्यादा तजुर्बेकार थे और उम्र में भी बड़े थे, इसीलिए भतीजे ने कमान उनके हाथों में ज़्यादा रखा। इस क्षेत्र के लोगों के हालात इतने बुरे थे कि उन्हें असम तो दूर अपने ही आबोर एरिया के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में उन्हें जाने की अनुमति नहीं थी। और क्या था, मोजे और रिमो ने अपने लोगों के लिए आज़ादी लेना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। उनकी गतिविधियां बढ़ती गई और लोग भी जुड़ते गए। कहते हैं जब आज़ाद हिंद फौज बर्मा से भारत की ओर आ रही थी,
तो अनएडमिनिस्ट्रेटेड आबोर एरिया से कई नौजवानों को अंग्रेज़ों ने माल और हथियार ढोने के लिए ज़बरदस्ती भर्ती किया और लड़ाई में इनमें से कई नौजवानों ने अपनी जान गंवा दी। इस घटना ने मौजे को और भावुक कर दिया और उनमें आज़ादी की आग और ज़्यादा भड़कने लगी। इस बीच 1942 में ब्रिटिश पहली बार आलो पहुंचे। वहां उन्होंने लोगों को भारत के खिलाफ भड़काया, लेकिन यहां भी कुछ जागरूक लोग थे और इसीलिए इसके बाद, इस सभा के बाद मौजी और रिमो से वे मिलना चाहते थे। इनमें कुछ प्रमुख नाम थे: लिगिन बोमचन, गोतू बागरा, मोरमेक बागरा, कोरे बागरा, दागी आंगू, मीतो बासार और कार्गो बासार। इन लोगों ने फैसला किया कि वे अब अंग्रेजों के इस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का पर्दाफाश करेंगे और अपने लोगों को आज़ाद करवा के छोड़ेंगे। इसके लिए उन्होंने अपने नेतृत्व के लिए असम के कांग्रेस नेताओं का साथ चुना और वे ललित हजरिका जैसे कांग्रेस नेता से मिले जो डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी थे और अपने क्षेत्र में लोगों की राय और उनकी हालत जानने के लिए उन्होंने बोगुम बोका कबा यानी कॉन्फ्रेंस जैसी बड़ी आयोजन को अंजाम दिया। और पहली बार अब के लोअर सियांग के दिपा गांव में एक सभा आयोजित की गई। इस सभा में मोजे रिबा प्रेसिडेंट के पद पर थे, रिमो रिबा वाइस प्रेसिडेंट, मोजी रिबा सेक्रेटरी के पद पर थे, लिगिन बोमजन ऑफिस इंचार्ज थे और मोरमेक बागरा असिस्टेंट ऑफिस इंचार्ज थे। इस कमेटी में कई अन्य सदस्य थे जिनके नाम लिए बगैर ये कहानी पूरी नहीं हो सकती। इनमें थे कार्गो बासार, कोरे बागरा, दागी आंगू, मार्गे लोलेन, तोमी बासार, तायुम रिबा, तामो बासार, कोते बासार, गामजुम बागरा, कोगे बागरा, होरमेक बागरा, मार्दो बागरा, होग्गे बागरा, इमिन बागरा, मोन्या बागरा, मारगाम बागरा, रालू बागरा, लिकर बोमजेन, मोदाक बोमजेन, कोते सोरा, मार्दो लोलेन, मारन्या लोलेन, दामिन लोलेन, मुक्सर लोलेन, जुमके लोलेन, मार्गे लोलेन, मोपो लोलेन, न्योई लोलेन, रेतुम लोलेन, मार्दो दयुम, निसेन दयुम, किरदाक रीमा और जुमक आमो। इस सभा में ललित हजरिका और तब के लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट के कमिश्नर NK रुस्तम जी को आमंत्रित किया गया गेस्ट के तौर पर। फिर तो उसके बाद वे रुके ही नहीं, आगे चल के वे तब के असम के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई से मिले और अपने काम को और ज़्यादा तेज कर दी। ये सारे नेता उन्हें प्रोत्साहित करते रहे, लेकिन जब अंग्रेजों को इस बात की भनक लग गई तो उन्होंने इन लोगों पर नजरें गड़ाना शुरू कर दिए। आबर कांग्रेस सदस्यों को परेशान किया जाने लगा। बेसिकली ब्रिटिश ने अब जितने भी उनके आबर मुलाजिम थे, मतलब गाम, पियाई, जमादार, कोतोकी वगैरह जितने भी थे, उन्हें कांग्रेस के खिलाफ, भारत के खिलाफ खड़े करने लगे। 25 मई 1947 को गोपीनाथ बोरदोलोई के अंदर गठित एक समिति ने एक नोटिस के जरिए आबर क्षेत्र के लोगों को एक सभा के लिए आमंत्रित किया, जहां उनसे राय ली जानी थी कि वे ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर कंटिन्यू रहना चाहते हैं या कांग्रेस को ज्वाइन कर भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। अब यहां अंग्रेजों ने एक चाल चल दी। इस सभा में सिर्फ प्रो ब्रिटिश मेंबर्स को ही जाने की अनुमति थी, ताकि वे कह सके कि वे ब्रिटिश के अंदर रहना चाहते हैं। अगर कोई भी प्रो कांग्रेस सदस्य इस सभा में जाने की हिमाकत करता तो वो गिरफ्तार होते और फिर अंग्रेजों ने अपनी तरफ से इस सभा के लिए एक प्रो ब्रिटिश आबर को चुना, जो सदिया में उन्हें भेजा जाना था आपाक जामो, जो पासीघाट के हेड पॉलिटिकल इंटरप्रेटर थे। पर मोजी और उनकी टीम ने भी ठान ली थी कि उस समिति से वे मिलेंगे। वे छुप छुपाते, पुलिस की नज़रों से बचते गोपीनाथ बोरदोलोई से मिले। मुख्यमंत्री ने उन्हें शिलोंग में आमंत्रित किया। इससे उन्हें कांग्रेस के साथ और ज़्यादा गहराई से जुड़ने का बहुत अच्छा मौका मिला। इनफैक्ट दिस वॉज अ टर्निंग पॉइंट। इस सभा ने इनकी लड़ाई को एक दिशा दी और ज़्यादा मजबूत कर दिया। इसके बाद सब कमेटी की और एक सभा हुई, जहां लगभग सारे सदस्य कांग्रेस के हित में थे। इस खबर से असिस्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर PLS जेम्स तिलमिला गए, घबरा गए। उन्होंने आबर कांग्रेस को तोड़ने की भरपूर कोशिश की पर असफल हुए। जेम्स ने कांग्रेस सदस्यों को उसके बाद पासीघाट में एक सभा में आने के लिए निमंत्रण दिया। इस सभा में गाम, जमादार, कोटोकी, पियाई और सारे जितने भी प्रो ब्रिटिश सदस्य थे, उन्होंने हिस्सा लिया।
यहाँ तक कि आलो से कम 25 गांव बुढ़ा आए थे। लेकिन मौज मौजी और रेमो ने इस सभा को बॉयकॉट किया या इन्होंने हिस्सा नहीं लिया, बल्कि वे डिब्रूगढ़ चले गए वहाँ के कांग्रेस सदस्यों से मिलने के लिए। पासीघाट में हुई इस सभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बहुत बेइज्जती हुई। ज़्यादातर सदस्यों ने ब्रिटिश का साथ दिया, लेकिन बोमजेन इस सभा में आए थे। अब इतनी बेइज्जती के बाद जब निराश होकर वे असमंजस में थे, तब मोजे और रेमो ने उनकी और बाकी सदस्यों की फिर से हिम्मत बांधी। इसके बाद उनकी गतिविधियां और तेज हो गई। इस बार लरमोबा, त्रिबिन, काम्बा, योमचा जैसे गांवों से भी लोगों को कांग्रेस में शामिल किया गया और फिर दूसरी दिपा सभा आयोजित की गई। इस सभा में कई काबिल नेता सामने आए, जैसे काजे योमचा, गुबु मिंदो, इमर लोम्बु, कागो लोम्बु, मिंदगद, मार्ग असी, कार्गो बासार, तोमी बासार, मीतो बासार। इस मीटिंग के बाद मोजे रिबा, तमुक दाबु और रेमो रिबा मुख्यमंत्री से मिलने शिलोंग गए और यहाँ आवर क्षेत्र में अंग्रेजों ने अपने जुल्म और तीव्र कर दिए, जिसके कारण लिगिन बोमजेन और गोतू बागरा जैसे कांग्रेसी नेता को अंडरग्राउंड होना पड़ा। इन्हीं दिनों भारत ने आज़ादी पा ली थी और मोजी और रेमो और तमुक दाबु के नेतृत्व में यहाँ आवर क्षेत्र में कांग्रेसी कार्यवाही और तेज हुई। ब्रिटिश ने रिएक्ट किया, मोजी के खिलाफ वारंट जारी हुए और इसी समय मोजी रिबा को उनकी बड़ी बेटी की मृत्यु की खबर मिली जब वे दिपा में थे। मोजी दिपा से अपने गांव दारे लौट आए, जहां उन्हें बोकेनहत्ता ने गिरफ्तार किया। इस घटना का बोकेनहत्ता ने भी अपनी किताब में जिक्र किया है। उन्होंने कहा है, आई वॉज जस्ट डूइंग द ऑफिशियल ड्यूटी असाइन्ड टू मी एंड ऑल्सो देयर वर चांसेस ऑफ कम्युनल फीलिंग्स बीइंग एस्केलेटेड इफ वी हैड नॉट डन द जॉब इन टाइम। यहाँ आपको बता दें कि बोकेनहत्ता एक ब्रिटिश मुलाजिम थे और इसी कारण वे अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। आज अगर मोजे रिबा और बोकेनहत्ता दोनों जिंदा होते तो समधी होते, क्योंकि बोकेनहत्ता के पोते तोपिन अत्ता और मोजे रिबा की पोती कोम्पी रिबा अत्ता एक साथ हैं। आई मीन दे आर मैरिड टू ईच अदर। मोजे की गिरफ्तारी के बाद मोजे, तमुक दाबु और रेमो रिबा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये सारी घटनाएं आज़ादी के बाद की है। यहाँ ये बता दूं, अगर तमुक दाबु चाहते तो बड़ी आराम से वे एक ब्रिटिश जमादार की जिंदगी जी सकते थे, पर उन्होंने अंग्रेज के इस पद को छोड़ क्रांति का रास्ता चुना। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने अमेरिकन फोर्सेस को ज्वाइन किया और फिर बाद में एक मिशनरी स्कूल में टीचर भी रहे। अपनी जेल यात्रा के दौरान मोजे और मोजी ने तब के असम के राज्यपाल अकबर हैदरी और ललित हजरिका को अंग्रेजों की हरकतों के बारे चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी को लिगिन बोमजेन ने पहुंचाने का काम किया, जो गिरफ्तार नहीं हुए थे। यह खबर सुनते ही असम के राज्यपाल पासीघाट पहुंचे और पीटर जेम्स, जो अब असिस्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर से पॉलिटिकल ऑफिसर बन गए थे, उन्हें फौरन मोजी और बाकी को छोड़ने का ऑर्डर दिया। इसके बाद जेम्स ने एक सभा रखी जहां प्रो ब्रिटिश और प्रो कांग्रेस के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हालांकि उन्होंने खुद क्रिएट की थी, उसे मिटाना था। सभा बहुत बड़ी थी, तो इसमें हमारे ट्रैवल रिवाजों के अनुसार दो मिथुन की भी आहुति दी गई, जो तब के आबर कांग्रेस के अध्यक्ष मोजे रिबा के हाथों हुआ। इस सभा से भी कांग्रेस को पर कुछ ज़्यादा हासिल नहीं हुआ और इसलिए मोजे और बाकी आबर कांग्रेसी देवीलाल और ललित हजरिका से मिलने डिब्रूगढ़ चले गए, जो कांग्रेसी नेता थे। फिर उनके सुझाव पर कोरे बागरा और दागी आंगू को मुख्यमंत्री से मिलने के लिए शिलोंग भेज दिया गया और बाकी सदस्य वही डिब्रूगढ़ में ही कैंप लगा ली। वही उन्होंने कैंप तैयार कर ली, क्योंकि उनका जो दिपा कैंप था वो अब तक तोड़ दिया गया था। और तभी दिपा लौटे जब उन्हें यह खबर मिल गई कि अंग्रेज वॉकर के बदले अब एन.के. रुस्तम जी एडवाइजर टू गवर्नर असम हैं और भारत चंद्र भूया ने एज द पॉलिटिकल ऑफिसर ऑफ आबर हिल्स पीटर जेम्स को रिप्लेस कर दिया है। और तभी सही मायने में अभी का अरुणाचल प्रदेश अंग्रेजों से आज़ाद हो सका। क्योंकि मोजी फ्रंट लाइन में थे, तो भारत सरकार ने उन्हें रिकॉग्नाइज किया, उन्हें गाम का खिताब दिया। हमारे यहाँ जो लोकल इश्यूज होते हैं, लोकल लेवल पर गाम सुलझाते हैं। मोजी रिबा ईगो बांगो के सेक्रेटरी भी बने। मोजे रिबा भी अपने लोगों के लिए कार्य करते रहे। उन्हें आज भी लोग आबो निजी के नाम से याद करते हैं, जिसका अर्थ है दादाजी, और उन्हें निकोक पोक्ते का भी पद हासिल है।
which means a matured, traditional leader and an indomitable orator. लीडरशिप क्वालिटी उनमें भर भर कर थी। इन दोनों महान शख्सियत को ताम्र पत्रों से भी नवाजा गया है। मोजीरुबा को 15 अगस्त 1972 को तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा फ्रीडम फाइटर के खिताब के साथ ताम्रपत्र दिया गया। मोजीरुबा को भी उसी वर्ष ताम्रपत्र दिया गया, पर उन्होंने इसे 1974 में तब के अरुणाचल प्रदेश के चीफ कमिश्नर KAA राजा के हाथों इस अवार्ड को रिसीव किया। इस खिताब ने इन्हें अरुणाचल प्रदेश की सरजमी पर पहली बार भारत का तिरंगा दीपा गांव में लहराने का दर्जा दिया। इन दोनों वीरों के नाम भारत सरकार ने पोस्टल स्टैम्प भी जारी किया है। फिर अपने जीवन की हर लड़ाई को लड़के उन पर विजय पाने के बाद मोजीरुबा ने 11 अक्टूबर 1973 को अपनी अंतिम सांस ली और 22 जनवरी 1980 को मोजीरुबा ने और अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए लिगिन बोम्जन को भी तब के वेस्ट सियांग जिले के डिप्टी कमिश्नर BC भारती द्वारा 1989 को ताम्रपत्र से नवाजा गया। फिर 1991 में एक पॉलिटिकल इंटरप्रेटर PI के रूप में सर्व करने के बाद लिगिन बोम्जन ने इस दुनिया को विदा कर दिया। तो इस तरह इस जमी के सपूतों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की। मोजीरुबा के नाम में सिमिलरिटी होने के कारण कई बार इनके कामों में भी कन्फ्यूजन्स आई। जहां मोजे का नाम आना चाहिए था वहां मोजी का, और जहां मोजी का नाम आना चाहिए था वहां मोजे का। लेकिन ये बात भी फिर 100% सच है कि उनके ज़्यादातर कार्यवाही कहिए या गतिविधि कहिए एक साथ होते थे। दोनों अलग काम नहीं करते थे और दोनों ने ही कदम से कदम मिलाकर बाकी सदस्यों के साथ देश के लिए लड़े थे। अगर ये उस वक्त ना होते तो शायद आज का अरुणाचल प्रदेश और ख़ास करके अभी का जो आदि गालो बेल्ट है वो आज़ाद नहीं हो पाता, क्योंकि अंग्रेज़ भारत को छोड़ने के बाद भी अपने कॉलोनी छोड़ा जाना चाहते थे। And Arunachal Pradesh could have been a very good choice because of its geographical location, which makes this a buffer zone, and also the tradition and the practices which segregate this state from the rest of the country, especially the mainland India. पर इन वीरों के कारण हम अपनी भारत माता के होके रह गए। प्राउड ऑफ them. आज भी इन वीरों की गाथा को कई नहीं जानते। लोगों को बताइए, सुनाइए, उन्हें जानने दीजिए कैसे उन्होंने भी अपने देश के लिए कुर्बानियां दी थी। आज भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन क्या आज भी हम सच में आज़ाद हैं? मेरे ख्याल से नहीं। आज भी हम गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए हैं। गुलामी भ्रष्टाचार की, गुलामी सांप्रदायिकता की, गुलामी भाई भतीजेवाद की, गुलामी लालच की, गुलामी खुदगर्जी की। अगर एक सशक्त भारत चाहिए तो हमें इन सब से जीतना होगा। सरकार अकेली से कुछ नहीं होगा, पूरे देश को आगे आना होगा। आप सबको आज़ादी के अमृत महोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय अरुणाचल, जय भारत, जय हिंद।